आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी आरएनडब्ल्यू की। आइए इसके कुछ अनसुने किस्सों को जानते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई खुफिया एजेंसी जानबूझकर अपने ही देश के प्लेन को हाईजैक करवा दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आरएनडब्ल्यू को समझने के लिए हमें ऐसे ही कुछ साहसी और चौंकाने वाले कारनामों से शुरुआत करनी होगी, जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया। लेकिन इतनी ताकतवर एजेंसी हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में इसका जन्म जीत से नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुफिया नाकामियों की वजह से हुआ था। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। 1830 के दशक में अंग्रेजों ने ठगों और डकैतों पर नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। धीरे धीरे यही डिपार्टमेंट पहले सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बना और फिर 1906 में जाके इसे नाम मिला इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी। आज़ादी के बाद आईबी तो हमें मिल गई, लेकिन अंग्रेज जाते जाते ज्यादातर जरूरी रिकॉर्ड्स नष्ट कर गए। शुरुआत में देश के अंदर और बाहर दोनों जगह की जासूसी का जिम्मा आईबी के ही पास था, लेकिन दो बड़े युद्धों ने इसकी पोल खोल दी। 1962 में चीन के साथ युद्ध में आईबी ये पता ही नहीं लगा पाई कि चीन कितनी बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है, और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी आईबी को भनक तक नहीं लगी कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की फिराक में है। तो इन दो बड़ी नाकामियों के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ विदेशी खुफिया जानकारी पर फोकस करे। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 21 सितंबर 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी आरएडब्ल्यू की नींव रखी। इसके पहले चीफ बने रामेश्वर नाथ काओ और इसका काम था सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना। आरएन काओ, जो एक दिग्गज जासूस माने जाते थे, उनके नेतृत्व में आरएडब्ल्यू ने काम शुरू तो किया, लेकिन राह आसान नहीं थी। एक तरफ तो उन्हें दुनिया के सामने खुद को साबित करना था और दूसरी तरफ देश के अंदर ही संसाधनों के लिए लड़ना पड़ रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत तो अपनी ही पेरेंट एजेंसी आईबी से थी। आईबी को आरएडब्ल्यू का बनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजा, उन्होंने विदेशी भाषाओं के एक्सपर्ट्स, कोड तोड़ने वाले क्रिप्टोग्राफर्स और यहाँ तक कि विदेशों में जो उनके जासूस पहले से काम कर रहे थे, उनकी कोई भी जानकारी आरएडब्ल्यू को देने से साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में आरएनए को खुद को साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना था, और यहीं आता है वो प्लेन हाईजैक वाला किस्सा। देखिए ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आरएनए ने कश्मीर के एक अलगाववादी हाशिम कुरैशी को पकड़ा और उसे डबल एजेंट बना दिया। कुरैशी ने प्लान के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक किया और उसे लाहौर, पाकिस्तान ले गया। वहां उसने पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की मांग करके खूब ड्रामा किया। भारत ने इसे पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई बताया और तुरंत अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद कर दिया। बाद में उस खाली प्लेन को लाहौर में ही जला दिया गया। सोचिए, अपने ही प्लेन की कुर्बानी देकर आरएनए ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले हवाई रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। लेकिन आरएनडब्ल्यू की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रही। इसका भविष्य काफी हद तक दिल्ली में बैठी सरकार के मूड पर निर्भर करता था। अब आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान चोरी छिपे अपना परमाणु बम बना रहा था और दुनिया को इसकी कानों कान खबर नहीं थी। आरएनए ने इसका पता कैसे लगाया, तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के खान रिसर्च लैब्स, जहां ये सब चल रहा था, उसके आसपास की नाई की दुकानों से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जब इन बालों के सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो उनमें न्यूट्रिनो रेडिएशन मिला। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम कर रहे थे। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक क्लासिक उदाहरण है। जैसा कि मैंने कहा, आरएडब्ल्यू का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। इंदिरा गांधी के समय में एजेंसी को खूब पैसा और पावर मिली। वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे और उनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन 1977 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो आरएडब्ल्यू को शक की निगाह से देखा जाने लगा। उन्हें लगा कि ये इंदिरा गांधी का एक राजनीतिक हथियार है। नतीजा ये हुआ कि एजेंसी का बजट और स्टाफ दोनों बुरी तरह काट दिए गए और सारे सीक्रेट ऑपरेशंस पर रोक लगा दी गई। और फिर एक ऐसी गलती हुई जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से सीधे सीधे कह दिया, हम जानते हैं कि आप खान रिसर्च लैब्स में क्या कर रहे हैं। बस इतना कहना ही काफी था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने देश में भारतीय जासूसों की खोज शुरू कर दी।
इस एक चूक की वजह से रॉ के कई कीमती जासूस पकड़े गए और मारे गए। खैर, बुरे दौर के बाद अच्छा दौर भी आया। 1980 के दशक में जब आरएनडब्ल्यू को फिर से मजबूत किया गया तो एजेंसी ने अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की, जिसे हम ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खबर से। आरएनडब्ल्यू के एजेंट्स ने लंदन में पता लगाया कि वहां की एक दुकान से किसी ने 150 सेट स्पेशल विंटर गियर का ऑर्डर दिया है। अब ये कोई आम गर्म कपड़े नहीं थे, ये ऐसे गियर थे जो -50 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए बनाए गए थे। पूरी दुनिया में ऐसी जगह बस एक ही थी, सियाचिन ग्लेशियर। रॉ ने तुरंत पता लगा लिया कि पाकिस्तान चुपके से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। फिर रॉ के एजेंट्स ने लंदन में ऐसा जुगाड़ किया कि पाकिस्तान को उस गियर की डिलीवरी लेट मिले। इससे भारतीय सेना को तैयारी करने का क्रूशियल टाइम मिल गया। और फिर 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के वहां पहुंचने से ठीक पहले भारत ने अपने 300 सैनिकों को एयरलिफ्ट करके पूरे ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया। ये रॉ की इंटेलिजेंस और इंडियन आर्मी की बहादुरी का एक शानदार नमूना था। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के लगभग एक दशक बाद भारत के पूरे खुफिया तंत्र को अपनी सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। इस बार कई छोटे छोटे लेकिन अहम सुरागों को नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे कि 500 स्पेशल स्नो बूट्स का एक ऑर्डर, कारगिल के सामने पाकिस्तानी बटालियनों की बढ़ती हलचल और पाकिस्तानी ड्रोन्स का उस इलाके में सर्वे करना। प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग एजेंसियों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। करीब 45 जरूरी इनपुट्स में से सिर्फ 11 ही ऊपर तक पहुंचाए गए। सिस्टम की लापरवाही का आलम ये था कि एक बेहद जरूरी हवाई जासूसी करने वाले प्लेन को एक कैबिनेट मंत्री और उनकी दोस्त को घुमाने के लिए भेज दिया गया था। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने हमारे सिस्टम की बड़ी खामियों को उजागर किया और इसकी कीमत हमारे जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कारगिल युद्ध एक वेकअप कॉल था। इसके बाद पूरे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को बदल दिया गया। एक नई व्यवस्था बनाई गई ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो। अब रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब अपनी जानकारी इकट्ठा करके एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को देते हैं। फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप रणनीति बनाता है और आखिर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी प्रधानमंत्री को एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड रिपोर्ट देती है ताकि सारी जानकारी एक जगह हो और सही फैसले लिए जा सके। तो आरएनडे का इतिहास हमें बताता है कि इंसानी जासूस कितने जरूरी और ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ये काम कितना जोखिम भरा भी है। आज के इस दौर में जहां साइबर हमले और सैटेलाइट से निगरानी आम बात हो गई है, सवाल ये उठता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसानी जासूसों का भविष्य क्या हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।